नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम हमेशा से ही जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति हमें ब्लैक होल के बारे में सरल भाषा में, आसान भाषा में, डिटेल तक जानकारी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एकदम सरल और आसान भाषा में ब्लैक होल के डिटेल तक बात करूंगा और ये बताऊंगा कि ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल कैसे बनता है और ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये YouTube पे ऐसा वीडियो होने वाला है जो ब्लैक होल को एकदम आसान भाषा में पूरा एक्सप्लोर कर देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में घूमता एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ये अपने आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर कोलैप्स कर लेता है। यहाँ तक कि इसमें स्टार, प्लैनेट्स और लाइट भी इसके अंदर कोलैप्स हो जाते हैं और इससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये हमें एकदम काला दिखता है। इसे स्पेस का दैत्य यानी दानव भी कहा जाता है। तो चलिए इसे हम और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, दरअसल ब्लैक होल की भविष्यवाणी तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ही कर दिया था। दोस्तों, पहले आइए अब हम ये जान लेते हैं कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। दोस्तों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने 2 पार्ट में पब्लिश किया था। फर्स्ट पार्ट 1905 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हम ये जानते हैं कि किस तरीके से स्पीड टाइम को डायलेट करती है, यानी किस तरीके से स्पीड के बदलने से टाइम भी बदलता है, यानी धीमा या तेज होता है। दोस्तों, आइए हम आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को डिटेल से समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से स्पीड टाइम को डायलेट करती है, यानी किस तरीके से स्पीड के बढ़ने पर टाइम धीमे धीमे गुजरता है। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं और आप किसी ऐसे एरोप्लेन में बैठे हैं जो कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से चल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप 10 मिनट के लिए अंतरिक्ष में उस एरोप्लेन से घूम के आएंगे तो आपकी घड़ी में तो 10:10 ही होगा, क्योंकि आपने 10 मिनट अंतरिक्ष में गुजारे हैं। लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए कई साल बीत चुके होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप उस एरोप्लेन में बैठे हैं जो कि प्रकाश की गति से चल रहा है, तो टाइम अपने आप को धीमा कर लिया, क्योंकि वहाँ स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो लाइट ऑफ स्पीड के बराबर हो गई, इसलिए वहाँ टाइम धीमा हो गया। और पृथ्वी पर तो टाइम वैसे ही गुजरा, लेकिन आपके लिए टाइम इतना धीमा हो गया कि आपके लिए 10 मिनट ही गुजरा और पृथ्वी पर कई सारे साल बीत गए। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जो कि उन्होंने 1915 में पब्लिश किया था। इस थियोरी के हिसाब से ग्रेविटी भी टाइम को डायलेट कर सकती है, यानी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण भी टाइम धीरे धीरे या जल्दी जल्दी बीत सकता है। दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मास के कारण अपने चारों ओर के स्पेस टाइम कर्व को बेंड कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से एक ट्रैम्पोलिन के बीच में एक भारी ऑब्जेक्ट रखने पर उस ट्रैम्पोलिन का आकार बेंट हो जाता है, यानी वो ट्रैम्पोलिन बीच में से बेंट हो जाती है। जिस तरीके से उसके ऊपर से अगर हम ट्रैम्पोलिन के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़े तो वो उस भारी ऑब्जेक्ट का गोल गोल चक्कर लगाने लगती है और लास्ट में उससे टकरा जाती है, ठीक जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मैसिव होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज़्यादा मास होगा, वो स्पेस टाइम के कर्व को उतना ज़्यादा बेंड करेगी, यानी उतना ज़्यादा मोड़ देगी। अगर हम ट्रैम्पोलिन पे भारी ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ट्रैम्पोलिन को एकदम गहराई तक मोड़ देगी और ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ने पर वो ऑब्जेक्ट तुरंत ही गोल गोल घूम के उस ट्रैम्पोलिन के भारी ऑब्जेक्ट पर लड़ जाएगा, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों, अगर हम ये जान लेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनता है तो ब्लैक होल होता क्या है ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर ब्लैक होल स्टार यानी तारों के द्वारा ही बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार फॉर्मेशन वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से स्टार के कोर में यानी स्टार के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होकर हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये रिलीज्ड एनर्जी स्टार की हीट एनर्जी या न्यूक्लियस एनर्जी कहलाती है, जो स्टार को बाहर की ओर ढकेलती है, यानी बाहर की ओर रिपेल करती है।
और एक ग्रेविटेशनल एनर्जी तो होती है जो नेबुलास को इकट्ठा करके स्टार बनाती है। दोस्तों, एक जीवित तारे यानी एक लिविंग स्टार में ये दोनों ही एनर्जियाँ यानी न्यूक्लियस हीट एनर्जी जो कि स्टार को बाहर की ओर ढकेलती है और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कि स्टार को अंदर की ओर आकर्षित करती है, एक जीवित स्टार यानी एक लिविंग स्टार में ये दोनों ही एनर्जीज या कहें ये दोनों ही फोर्स आपस में बैलेंस हुए रहते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि कोई स्टार बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसका फ्यूल यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट न्यूक्लियस एनर्जी नहीं रिलीज हो पाती जो कि स्टार को बाहर की ओर ढकेलती है। अब तो स्टार में केवल एक ही एनर्जी बची जो कि ग्रेविटेशन एनर्जी है, जो कि पूरे स्टार को सेंटर में कोलैप्स करने का ट्राई करती है। अब इसके काउंटर में तो कोई भी एनर्जी या फोर्स बचा नहीं, तो ये स्टार के पूरे मास को सेंटर में कोलैप्स कर देता है। अब पूरा मास सेंटर में कोलैप्स हो गया, जिससे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिससे इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये अपने चारों ओर के स्पेस टाइम के कर्व को इतना ज़्यादा अंदर की ओर बेंड कर देता है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा बेंड करने के कारण अगर इसके पास कोई भी प्लेनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये इसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है और अपने में कोलैप्स कर लेता है। दोस्तों, अब ये पूर्ण रूप से ब्लैक होल बन चुका है। यानी ब्लैक होल वो चीज़ है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो स्पेस टाइम के कर्व को इनफाइनाइट तक बेंड कर दे, जिससे कोई भी प्लेनेट और ऑब्जेक्ट उसके पास आए तो तुरंत ही उसमें कोलैप्स कर जाए। तो यही है एक ब्लैक होल। तो दोस्तों, और आप ये भी जान लीजिए कि हमारा जो सन जो कि एक स्टार है, अगर इसका फ्यूचर में फ्यूल ख़त्म होता है तो ये ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर केवल 50 किलोमीटर के डायमीटर का ही ब्लैक होल बना पाएगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा सन जब ग्रेविटेशनली कोलैप्स हो जाएगा, जब इसे हीट न्यूक्लियस एनर्जी बाहर नहीं ढकेलेगी, केवल ग्रेविटी इसे अंदर की ओर कोलैप्स करेगी, तो ये केवल 50 किलोमीटर के डायमीटर का ब्लैक होल बनाएगा। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से कोई स्टार ब्लैक होल बनेगा या कोई स्टार ब्लैक होल नहीं बनेगा, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। दोस्तों, एक स्टार का ब्लैक होल बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्टार का साइज कितना बड़ा है। दोस्तों, अगर एक एवरेज साइज का स्टार होगा तो पहले रेड जाइंट बनाएगा और रेड जाइंट आगे चलकर एक प्लेनेटरी नेब्यूला बनाएगा, यानी बीच में एक छोटा सा प्लेनेट होगा और उसके चारों तरफ नेब्यूला यानी धूल के कण आपस में रिवॉल्व करते रहेंगे और वो फिर से आगे चलकर एक व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद कलर का बौना यानी केवल प्लेनेट ही रह जाएगा। दोस्तों, और अगर स्टार का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो स्टार आगे चलकर जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो वो रेड सुपर जाइंट बनाता है और ये सुपर जाइंट यानी रेड सुपर जाइंट आगे चलकर सुपरनोवा यानी ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर या तो न्यूट्रॉन स्टार बना लेगा या तो ब्लैक होल बना लेगा। तो दोस्तों, आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ब्लैक होल कैसे बनता है और स्टार के द्वारा ब्लैक होल कैसे बनता है। दोस्तों, अब हम ये मूव करते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, मेनली हमारे यूनिवर्स या कहें गैलेक्सी में 3 टाइप के ब्लैक होल पाए जाते हैं। जो इनमें से सबसे पहला टाइप ऑफ ब्लैक होल है वो है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि नॉर्मली स्टार के द्वारा ही बनता है। दोस्तों, साइंटिस्टों ने एक एस्टिमेट निकाला है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ ब्लैक होल के बारे में। दोस्तों, जो दूसरे टाइप का ब्लैक होल होता है वो होता है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। दोस्तों, इस ब्लैक होल का जो आकार होता है वो एकदम एटम के साइज का होता है, लेकिन जो इसका मास होता है वो एक पहाड़ी या कहें एक पर्वत के भार के बराबर होता है। दोस्तों, इनकी संख्या हमारे गैलेक्सी में अनंत रूप से ये पाए जाते हैं और ये अभी तक केवल थियोरेटिकली ही पॉसिबल है, यानी इनका केवल अनुमान लगाया गया है कि ऐसे ब्लैक होल होते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में इनका कोई सबूत नहीं है कि प्रैक्टिकली में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, थर्ड टाइप ऑफ ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे 2014 में आई इंटरस्टेलर मूवी में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। दोस्तों, सुपर मैसिव ब्लैक होल का जो मास है वह 1 मिलियन सन के मास के बराबर है और इसका जो डायमीटर है वो हमारे सोलर सिस्टम की इतने बड़े डायमीटर में ये फिट बैठेगा। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जरूर होता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है और ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी। दोस्तों अब हम एक ब्लैक होल का वीडियो या फोटो लेते हैं और उसमें उस फोटो या वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको ब्लैक होल में दिखती हैं उनको अच्छे से समझाते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो या फोटो में आपको बीचों बीच एक ब्लैक कलर का गोला देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ब्लैक होल की जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जब इसमें लाइट आता है तो इसी में रह जाता है, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जा पाता। इसीलिए ये ब्लैक कलर का बीचों बीच आपको गोला देखने को मिल रहा है। ये गोला किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन ये ब्लैक हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये स्पेस टाइम के कर्व को इतना ज़्यादा मोड़ दिया है कि जब लाइट भी इससे पड़ रही है तो ये लाइट को भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिससे हमें ये काला ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों ब्लैक होल में इस ब्लैक कलर के गोले के बाद आपको इसके बीचों बीच गोल गोल येलो या ऑरेंज कलर की रिंग देखने को मिल जा रही होगी। इस रिंग को हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण आसपास के नेबुला, धूलकण और एस्टेरॉइड, छोटे छोटे एस्टेरॉइड इसकी डेंसिटी के कारण इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सैटर्न ग्रह के चारों ओर छोटे मोटे एस्टेरॉइड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से ब्लैक होल की डेंसिटी के कारण नेबुलाज, धूलकण और छोटे मोटे एस्टेरॉइड इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी कारण इसके चारों ओर रोटेट करने लगते हैं और ये रिंग बना लेते हैं। तो दोस्तों इस रिंग को क्या कहते हैं? इस रिंग को कहते हैं एक्रेशन डिस्क। दोस्तों अब आपको एक्रेशन डिस्क के अलावा ब्लैक होल के ऊपर और नीचे एक रिंग का कवरेज देखने को मिल रहा होगा। ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि वही एक्रेशन डिस्क है। लेकिन जब लाइट ब्लैक होल के अपोजिट साइड से आ रही है तो ब्लैक होल की डेंसिटी कार्ड बेंड हो जा रही है, जिससे हमें उस तरफ का जो एक्रेशन डिस्क है वो उधर का तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो हमें लाइट बेंड हो जा रही है, तो इसलिए हमको वो ऊपर और उसके नीचे का हिस्सा नीचे दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक होल में ये एक्रेशन डिस्क जो कि इसके बीचों बीच सर्कुलेट कर रही है और इसके ऊपर और नीचे का जो रिंग का कवरेज है जो कि एक्चुअल में एक एक्रेशन डिस्क है, जो कि ब्लैक होल की डेंसिटी के कारण जो लाइट बेंड हो जा रही है इसलिए हमको ऊपर और नीचे दिख रहा है, इसकी अच्छे से आपको डिटेल में नॉलेज हो गई होगी। दोस्तों आइए हम ब्लैक होल की थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और ये जानते हैं कि जो हमें व्हाइट कलर की या येलो कलर की पट्टी दिख रही है जो कि गोल गोल है, ये क्या है? दोस्तों ये जो व्हाइट या येलो कलर की पट्टी है इसको बोला जाता है फोटोन स्फीयर। दोस्तों ये व्हाइट कलर की पट्टी कुछ नहीं बल्कि लाइट ही है, जो कि ब्लैक होल की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण इसका ऑर्बिट करने लग रही है। इसे फोटोन स्फीयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाइट भी फोटोन से मिलकर ही बनी होती है और इस हद तक आते आते ब्लैक होल की ग्रेविटी कारण लाइट भी इसका चक्कर लगाने लग रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस समय जो आपके स्क्रीन पर ब्लैक होल दिख रहा है इसके हर एक एलिमेंट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अब दोस्तों इस फोटोन स्फीयर के बाद जो आगे का काला भाग स्टार्ट होता है इसे बोला जाता है इवेंट हॉरिजन। दोस्तों क्या होगा अगर हम इसके अंदर गए, यानी इवेंट हॉरिजन के अंदर गए तो क्या होगा, आइए हम ये जानते हैं। दोस्तों जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि जब कूपर अपने फ्लाइंग जेट से ब्लैक होल में गिरने वाला होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी कण यानी मॉलिक्यूल्स आकर टकराते हैं, जिससे उसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाता है, जिससे उसे इजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब वो ब्लैक होल में गिर जाता है तो एक 5 डायमेंशन स्पेस में चला जाता है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। ये अक्सर हम नहीं जानते कि इवेंट होराइजन के आगे जाने पर हम कहाँ पहुँचेंगे। जैसा कि कूपर एक 5 डायमेंशन स्पेस में पहुँच जाता है, लेकिन ये जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है ये एकदम इमेजिनेशन है। दोस्तों साइंटिस्ट क्या हम में से कोई भी नहीं जानता, साइंटिस्ट भी नहीं जानते कि उस ब्लैक होल यानी इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, उसमें कोलैप्स होकर हम कहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों इसका जवाब अब तक इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ब्लैक होल के बारे में हर एक चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसान भाषा में आपको समझाने के लिए लाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए ब्लैक होल के सभी फोटो और वीडियो एकदम इमेजिनेटेड है यानी एनिमेटेड है, लेकिन ब्लैक होल का रियल इमेज 10 अप्रैल 2019 को लिया गया था।
आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये ब्लैक होल का फोटो एकदम रियल इमेज है और इस ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। इस ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार का मास 4.3 मिलियंस ऑफ सन के मास के बराबर है। दोस्तों, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इतना भारी ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि ये हर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कोलैप्स कर लेगा। धन्यवाद।